तरह से आएगी अपनी लाइन, न कि इस तरह से आएगी, ये अपनी नीचे डाउन में जाती हुई आएगी। तो यहाँ पर अपनी रेखा कैसी आएगी, ऐसे आएगी। और रेखा की ढाल या स्लोप कितनी होगी, -k/2.303। और ये रेखा का जो इंटरसेप्ट होगा, अंतःखंड होगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, log r0 आ जाएगी। मतलब ये अपना क्या है, इंटरसेप्ट है C, ये इंटरसेप्ट है log r0 और इसकी ढाल कितनी है अपनी k/2.303। तो इस प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रियाओं को अपन ग्राफ रूप में ऐसे प्रदर्शन करते हैं। पहली वाली रेखा y = mx के बराबर थी, तो वो मूल बिंदु से गुजर रही थी। ये वाली रेखा y = mx + c के बराबर है, mx + c के समान है। तो इसमें ढाल क्या थी, -k/2.303 थी और जो इंटरसेप्ट था वो था log r0 था। तो यहाँ पर जैसे ही इसमें ये वैल्यू रखी तो अपने पास में ग्राफ का स्लोप इस तरह से आया और जिसका इंटरसेप्ट का मान क्या आया, log r0 आया। तो इस प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं को अपन ग्राफ से प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे वेग नियतांक का यूनिट मात्रक। नियतांक का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक का मात्रक, यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ द के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि वेग नियतांक का सामान्य मात्रक सूत्र निम्न होता है। क्या होता है, के जनरल फॉर्मूले का यूनिट के लिए अपन लिखते हैं सांद्रता 1 - n समय इनवर्स। ये क्या आता है अपना, के की जनरल यूनिट आती है सांद्रता 1 - n समय इनवर्स। यहाँ n के मान कितना है, 1, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ n = 1, तो k बराबर क्या आ जाएगा, सांद्रता 1 - 1 समय इनवर्स, और क्या आएगा, k बराबर सांद्रता की पावर 0 समय इनवर्स। तो k की अपने पास यूनिट क्या आ जाएगी, k की यूनिट क्या आ जाएगी अपने पास, ओनली समय इनवर्स, मतलब टाइम इनवर्स क्या रहेगी अपनी, k की यूनिट रहेगी। तो यहाँ पर k बराबर क्या आ सकता है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, और अपने पास में क्या आ सकता है, आवर इनवर्स। मतलब k की यूनिट क्या आएगी, ओनली समय इनवर्स आएगी। तो यहाँ पर अपने पास में सेकंड में भी आंसर आ सकता है, मिनट में भी और आवर में भी। अब देखो k की यूनिट में सांद्रता पद नहीं आता है, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए k की यूनिट में सांद्रता का पद नहीं आता है, ओनली समय का पद आता है। तो अगर किसी भी k की वैल्यू के आगे ऐसे लिखा होगा सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स, तो अपन समझ जाएंगे कि एक अभिक्रिया की कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अपन आसानी से समझ जाएंगे कि अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की है। तो यहाँ पर k की यूनिट क्या है अपने पास, समय इनवर्स आती है। तो अपन ने अभी तक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को पढ़ लिया, फिर उसके ग्राफ प्रदर्शन को देख लिया, फिर अपन ने क्या देखा, उसका
यूनिट देखा के की। अब अपन ज्ञात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कितना होता है। अर्धायु काल कितना होता है। अपना अगला टॉपिक आएगा देखो, अपन ने जैसे कल भी डिस्कस किया था कि अभिक्रिया की अर्धायु होती क्या है। अभिक्रिया की अर्धायु काल वह समय होता है जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता उसकी आधी रह जाए। मतलब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, वह समय क्या कहलाता है अपने लिए, अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसका स्टेटमेंट कैसे देंगे। वह समय जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अभिक्रिया का अर्धायु काल या हाफ लाइफ कहलाता है। मतलब अपन मैथ में कैसे लिख सकते हैं, जब R बराबर R0/2 तब T बराबर क्या हो जाएगा, T हाफ। मतलब वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है अभिक्रिया मिश्रण में, तो वह समय क्या कहलाता है, अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। तो ये वाला क्या था, इसका स्टेटमेंट था। ये अभिक्रिया का क्या है, अभिक्रिया के अर्धायु काल के लिए स्टेटमेंट है। अपन अब इसको मैथमेटिकली डेराइव करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो, अपन लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के टी बराबर 2.303 log R0/R ये होता है। और t बराबर क्या होगा, 2.303 log R0/R/K। अब लिखेंगे जब R कितनी हो जाएगी, R0/2, तब क्या होगा अपना t क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। मतलब जब अभिकारकों की जो बची हुई सांद्रता वो पहले के आधी रह जाएगी। ये क्या होती है, R, जो सिंपल R होता है वो क्या होता है, बची हुई R, और ये R0 क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता। तो R अगर R0/2 हो जाएगा तब T क्या हो जाएगा, T हाफ। मतलब T हाफ इक्वल्स टू 2.303 K log R0/R0/2।
कैसे लिख देंगे अपन, यहाँ पर r की जगह क्या लिख दिया, r0/2 लिख दिया, तो अपने पास में ये क्या आ गया, इस तरह का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर r0 से देखो r0 हट रहा है और 2 क्या है, ऊपर जा रहा है, तो अपन यहाँ क्या आएगा, t½ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log 2, मतलब r0 से r0 तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, log 2। अब देखो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 2.303 के log 2 क्या आएगा अपने पास में, log 2 की वैल्यू आती है 0.3010, यहाँ लिख देंगे log 2 बराबर 0.3010। ये क्या है, log 2 है अपने पास में, 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010, ये आ गया अपना ये। तो यहाँ पर t½ इक्वल्स टू क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा अपना 0.693 अपॉन के। ये अपनी पास प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए क्या आता है, अर्ध आयु काल आता है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। देखो इस फॉर्मूला में कोई भी सांद्रता पद नहीं है, देखो इस फॉर्मूला में कोई भी सांद्रता पद नहीं है, इसका मतलब अभिक्रिया का अर्ध आयु काल सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेगा, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तुम कितनी भी प्रारंभिक सांद्रता ले लो अभिक्रिया के लिए, उसके लिए क्या होगा, अर्ध आयु काल फिक्स रहेगा। मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया में तुम कितना भी प्रारंभिक सांद्रता का मान ले लो, 50, 60, 70, 80, 90, हमेशा t½ क्या रहेगा, कांस्टेंट आएगा और केवल k की वैल्यू पर इसके मान आएगा। तो के किसी भी अभिक्रिया के लिए कांस्टेंट होता है समान ताप पर, इसलिए यहाँ पर t½ की वैल्यू भी क्या आएगी, समान आएगी। तो अपन यहाँ एक फाइनल कंक्लूजन लिख देंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों की प्रारंभिक या इनिशियल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारकों की प्रारंभिक इनिशियल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कितनी भी ले लोगे तो t½ नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, या r0 लिख सकते हो। मतलब t½ डिपेंड नहीं करता किस पे, r0 पे। तो इस प्रकार ये क्या होता है, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल होता है। तो अपन ने अभिक्रिया का अर्ध आयु काल भी स्टडी कर लिया है, इसके लिए k की यूनिट भी स्टडी कर ली है और समाकलित वेग समीकरण व ग्राफ रूप भी स्टडी कर लिया है। अब हम लेंगे प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण लेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के क्या लेंगे, उदाहरण लेंगे। देखो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। कैसे कैसे उदाहरण अपने पास में आ सकते हैं प्रथम कोटि में, देखो
जीरो कोटि में जो अभिक्रिया वेग होता है वो सांद्रता के जीरो घात के समानुपाती होता है। मतलब उस अभिक्रिया में तुम अभिक्रिया वेग कुछ भी ले लो, मतलब अभिक्रिया वेग कुछ भी ले लो मतलब क्या है, अभिकारक कैसा भी ले लो, जैसे गैस ले लिया या लिक्विड ले लिया। लिक्विड गैस लेने पर, द्रव है गैस लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता अभिक्रिया वेग पे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है अपने लिए, अभिकारक की सांद्रता के लिए रेट क्या है, जीरो है। मतलब जो अपनी आर है वो सांद्रता के जीरो पावर है। तो या सांद्रता हो या प्रेशर हो, दाब हो, दोनों के लिए अभिक्रिया वेग कोई निर्भरता नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि वहां पर सांद्रता व दाब के पदों के लिए क्या हो रहा है, अभिक्रिया वेग निर्भर ही नहीं करता है चीज़ों के लिए। तो वहां पर तो अपन ने कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा डिस्कस नहीं करा कि अगर गैस या अभिकारक आ गए तो क्या होगा, लिक्विड आ रहे हैं, लिक्विड में कोई सूडो ऑर्डर रिएक्शन आ रही है तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर अपन को कोई करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या है, डिफरेंट टाइप के अपने पास में रिएक्टेंट हो सकते हैं, उनके प्रकार के आधार पर अपनी अभिक्रियाओं के लिए जो वेग व्यंजक है वो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं, एक मिनट, जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का प्रकार लिखूं मैं, अभिक्रिया का प्रकार समाकलित वेग समीकरण, और लास्ट में अर्धायु। ठीक है, तो अगर मैं जीरो ऑर्डर लेता हूं, शून्य कोटि अभिक्रिया, एक और इसमें अवकलित वेग भी डाल देते हैं, एक मिनट। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का प्रकार, अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण तथा अपने पास में क्या आ जाएगा, अर्धायु। देखो, अगर मैंने लिया शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका अवकलित वेग समीकरण क्या होगा, माइनस dr/dt इक्वल्स टू k अभिकारक की सांद्रता के जीरो घात के समानुपाती। इसका जो समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, r0 माइनस r kT, और इसके लिए अर्धायु काल क्या होगा, वन अपॉन 2k, इसका अर्धायु काल था। अगर मैं लेता हूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए अवकलित समीकरण क्या था, dr/dt इक्वल्स टू k अभिकारक की सांद्रता 1, समाकलित क्या है इसका, k बराबर 2.303 t log r0/r, और इसका t हाफ कितना आया, 0.693 अपॉन k। देखो, इस प्रकार से अपने पास में समीकरण आता है, इस प्रकार से अपने पास में ये आते हैं। अब देखो, अवकलित वेग समीकरण में सांद्रता की घात क्या है, 0 आ रखी है, सांद्रता की घात 0 आ रखी है और इसमें 1 आ रखी है। तो इस कारण क्या होता है कि अपन अभिकारक कैसा भी ले ले जीरो ऑर्डर में, वो न तो उसके दाब पर निर्भर करेगा न उसके सांद्रता पर निर्भर करेगा। मतलब अभिक्रिया वेग की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, ओनली के अपने जो अभिकारक अभिक्रिया वेग नियतांक है उसके बराबर रहेगी।
जबकि देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर 1 आती है, मतलब अभिक्रिया वेग सांद्रता की फर्स्ट पावर के समानुपाती होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में कहने का मतलब ये है कि प्रथम कोटि अभिक्रियाओं में अभिकारक की प्रकृति का भी क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया वेग पर पड़ता है। देखो अपन ने पढ़े थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, उसमें क्या था, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने में सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी अभिकारक की प्रकृति पढ़ी थी, और बोला था कि जो आयनिक अभिक्रिया होती है उनके लिए अभिक्रिया वेग बहुत ज़्यादा होता है, जो आणविक होती है उनके लिए अभिक्रिया वेग थोड़ा कम होता है। तो अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया वेग का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अगर गैस लोगे तो इसके लिए वेग व्यंजक ऐसा नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, मतलब यहाँ पर सांद्रता की जगह क्या आएगा, प्रेशर आएगा। अगर अपन एग्जाम्पल लेंगे इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, मतलब सुक्रोज का प्रतिपन का, तो अपने पास में फॉर्मूला में वैल्यू अलग आएगी। अगर अपन एग्जाम्पल लेंगे किसका, एस्टर का जलीय अपघटन का, तो वहां पर अपने पास में सांद्रताओं में वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार से अलग अलग अभिक्रिया वेग ज्ञात किए जाते हैं। मतलब अभिक्रिया वेग उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि कैसे रिएक्शन जा रही है, तो वैसे ही अपन क्या करेंगे, अभिक्रिया वेग कैलकुलेट करेंगे। जीरो ऑर्डर में तो कोई अभिक्रियाओं के प्रकार नहीं है, सीधा तुम वैल्यू डालो और आंसर ले लो, जबकि इसमें अभिक्रिया की प्रकृति के अनुसार अपन को इसको बदलना पड़ेगा। अगर अपने प्रश्न में गैसीय अभिकारक आएंगे तो अपन गैस वाली अभिक्रिया लिखेंगे। अगर अपने क्वेश्चन में कोई इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज आएगा, सुक्रोज का परिवर्तन, तो इसको चेंज करेंगे इन दोनों टर्म्स को। अगर अपने पास में एस्टर का अपघटन आएगा तो इसको चेंज करेंगे। तो अपने पास बहुत तरीके को क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो अपन क्या करेंगे अगली क्लास में अपन पूरी की पूरी इनको स्टडी करेंगे कि गैस आ गई तो अपन इसको कैसे करेंगे, अपने पास सुक्रोज का प्रतिपन आ गया तो कैसे करेंगे, और अपने पास में एस्टर का जल अपघटन आ गया तो उसके सवाल कैसे हल करेंगे। तो इस प्रकार से अपन अगली क्लास में इनके उदाहरणों को अच्छे समझेंगे और कुछ प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसमें सब तरह के एक तरह के अपन न्यूमेरिकल्स को शामिल करेंगे। ठीक है।